अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल जो है वो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट अबसार आलम साहब जो कि पैमरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको नामालूम किसी ने, जिसे हमारे यहाँ कहा जाए, वैसे तो हमारे यहाँ नामालूम अफराद को भी कहा जाता है कि मालूम अफराद होते हैं, उनमें से किसी ने उनको जो है वो कल जान से मारने की कोशिश की, और जिसके लिए वो F11 पार्क में वो वॉक कर रहे थे, और उस वक्त उनको किसी आदमी ने गोली मारी जो उनके पेट में लगी, और उसके बाद जो है वो भाग गया। वो अभी तक मिला नहीं है जिसने ये सब कुछ किया। कहा यह जाता है कि जी अबसार आलम साहब ने एक दिन पहले एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है उन जब वो पैमरा के चेयरमैन थे उस टाइम पर उनको कहा गया कि जी चैनल 92 को खोला जाए, और अगर उसको नहीं कर सकते, उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर कई तरह की जो थी वो एलिगेशंस थी कि वो गलत न्यूज़ दिखा रहा है, गलत फुटेजेस दिखा रहा है, या जो जिस चीज़ की परमिशन नहीं वो दिखाया जा रहा था। तो उसके ऊपर एज अ चेयरमैन ऑफ पैमरा उन्होंने चैनल 92 को बंद कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको एक फ़ोन कॉल आई, और जनरल फैज़ हमीद की, मैं नाम भी लेती हूँ क्योंकि अबसार साहब ने ये नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, और अभी भी उनकी वो ट्वीट मौजूद है। और किस तरह से उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके और कहा गया कि आप इस चैनल को खोल दें, और अगर नहीं खोल सकते तो आप बाकी चैनल्स को भी बंद कर दें। और ये चीज़ उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट की है, और दूसरे दिन किसी ने उनको आके और गोली मारी गई अबसार आलम साहब को, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत काबिल इंसान हैं, और बड़ा एडमायर करते हैं लोग उनको यहाँ पे। तो ये तो पाकिस्तान में हाल है कि आप बात कर नहीं सकते, करेंगे तो फिर उसके बाद जिस तरह का आपके ऊपर हमला किया जाता है, जिस तरह के अटैक्स होते हैं, वो ये उसकी एक सीधी सादी और बिल्कुल साफ सी मिसाल है। हमारे यहाँ जो बूट पॉलिश ये होते हैं, जो जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट होते भी नहीं है, ना जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई की है, ना जर्नलिज्म में कोई काम किया है, लेकिन अपने आप को कह रहे होते हैं कि जी हम जो है वो जर्नलिस्ट हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो यूथी होते हैं। तो उन यूथियों को जो लिफाफे लेते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज से पैसे पकड़ते हैं, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता, और जो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें या बात करें, जिसमें मतीउल्लाह जान भी शामिल हैं, जिसमें बिल्कुल अबसार आलम साहब भी शामिल हैं, उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स होते हैं। मतीउल्लाह जान साहब को थोड़े दिन पहले आपको मालूम ही है कि किस तरह से नॉर्दर्न एरियाज की सैर पे ले जाया गया था, और इसी तरह से अबसार आलम साहब को जो है बड़े अफसोसनाक है ये बात, लेकिन ये कि उनको कल इस तरह से गोली मारी गई। मैं आज हॉस्पिटल गई थी और मैंने विजिट किया है अबसार आलम साहब को। वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में हैं, और बहुत अच्छे स्माइल कर रहे थे, और बिल्कुल माशाल्लाह से वो ठीक ठाक नज़र आ रहे थे। आई विश के सर आप जल्दी ही आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और सेहतमंद ज़िंदगी हो, और आप जो है वो इसी तरह से इन लोगों के चेहरे पे से नकाब हटाते रहें, और हमारे जैसे लोग आपसे सीखकर आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि जी आप एहतियात किया करें, आप बाहर निकलने में एहतियात करें, आप ये करें, आप वो करें। तो भाई मैंने तो इतने पकौड़े खाए होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। रोज जब तक तो रमजान है पकौड़े तो खाते ही खाते हैं। तो इतने पकौड़े होते हैं कि अगर किसी ने मेरे पेट में गोली मारी भी ना तो वो घुसेगी नहीं, वो उसके अंदर इतने ढेर सारे पकौड़े होते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको एक और थोड़ी सी आज और न्यूज़ देंगे, और उसमें ये कि खुदा खुदा करके जो है वो आखिरकार अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने जो एनवायरमेंटल समिट कर रहे हैं उसके लिए इमरान खान साहब को बुला ही लिया। और उसकी एक रीज़न मुझे ये भी लगती है कि वो इसलिए उन्होंने इनवाइट कर लिया होगा कि वो सोच रहे होंगे कि जी इन्होंने जो सुनामी ट्रीज अपने लगाए हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेट पे नजर आते हैं और यूथियास के अकाउंट से नजर आते हैं, तो क्यों ना इनको बुला के पूछा जाए कि सर ये दरख्त जरा आप हमें दिखा भी देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ये ट्रीज जो सुनामी ट्रीज जो इमरान खान साहब ने लगाए हैं, वो कहीं जमीन पे नजर नहीं आ रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने बुला लिया।
تو خیر برا تو ہم مناتے نہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتے، تو اس لیے یہ انویٹیشن جو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور جلد ہی ہم کسی سے پکڑ دھکڑ کے پلین لے کر اور پہنچ جائیں گے وہاں پہ۔ بس اس دفعہ یہ خیال رکھتا ہے عمران خان صاحب نے کہ کسی ایسے گھٹیا ملک سے پلین نہ لے جو ون وے دیتا ہے اور پھر واپس مانگ لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ سعودیہ نے کیا کیا تھا، پتہ ہے نا؟ تو خیر ہم سعودیہ سے تو لیں گے بھی نہیں، میرا خیال ہے کسی اور کنٹری سے لیں گے جو کم از کم دونوں طرف کا ٹریولنگ کے لیے تو پلین دے نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی آپ کا، یہ کون سی شرافت ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف کے لیے کہیں گے دے دو اور پھر واپس بلا لیں گے اپنا جہاز؟ تو وہ کیا مطلب وہاں پہ کیا کھوتے خچر سے واپس آنا تھا خان صاحب نے؟ تو خیر اینی وے یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی سجیشن ہے، اب خان صاحب نے سننا ہو سنے، نہیں سننا نہ سنے، اسے بھی ہماری کون سنتا ہے، ہم تو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ابھی تو کل بلکہ آج ہی کی بات ہے شاید، عمران خان صاحب نے ایک انڈین فلم کا کلپ لگا دیا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا اور کہا کہ جی غلطی سے لگ گیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو ہمیں جہاں تک خبریں ملی ہیں وہ یہ کہ وہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ والے جو آپ کو پتہ ہے جن کا نام لینا منع ہے، جن کا نام لینے پہ 5 لاکھ کا فائن ہے اور 2 سال کی سزا ہے، تو ان کا میں بھی نام نہیں لے سکتی، تو اس لیے ان لوگوں نے وہ ویڈیو بھیجی تھی، لیکن عمران خان صاحب کو وہ یہ بتانا بھول گئے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ نے ٹویٹ کرنی ہے یا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ جہاں تک تحریک لبیک پاکستان کی بات ہے تو ابھی تک بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ میں بھی اور اس کے ساتھ ہی ٹی ایل پی میں بھی، اور ابھی تک کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے۔ کبھی کہتے ہیں بین ہے، کبھی کہتے ہیں بین نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے میں سے ہی ہیں، تو اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے یہ ضرور پتہ لگ گیا ہوگا کہ بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں، تو بالکل یاد رکھیے۔ اور اگر خان صاحب تھوڑی بہت آپ کو شرم آ رہی ہو تو آپ جا کے ہزارہ کمیونٹی سے کوئٹہ میں معافی مانگ لیں، کیونکہ جس طرح کی باتیں آپ نے ان کے ساتھ کی تھی کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، جب وہ بیچارے اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز لے کر سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کس قسم کے سٹیٹمنٹس دی تھی، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل میں بلیک میلنگ ہوتی کیا ہے۔ بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے جو ان مولویوں نے آپ کو کیا، تو اب آپ جائیں اور جا کر ہزارہ کمیونٹی کے آگے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کا قد اونچا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی معافی آپ کو لوگوں سے مانگ لینی چاہیے۔ ویسے تو خیر یہ مولوی جو ہیں یہ کشمیر، فلسطین، برما اور سیریا، افغانستان کے نام پر اور جہاد کے نام پر اتنا فنڈ اکٹھا کرتے رہتے ہیں سارے ٹائم سارے سال کہ اس سے ہی اپنے جو ان کی اپنی اولادیں ہیں ان کو بڑے بڑے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں، اور کالج یونیورسٹیز جو ہے جہاں پہ لمبی لمبی فیسیں ہوتی ہیں وہ دے کر یہ لوگ ان کو نہ صرف یہ کہ پڑھا دیتے ہیں بلکہ ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا جگاڑ لگا کے نا اور ان کو اسمبلی تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کئی لوگ تو اپنے بچوں کو سینیٹر بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی بچوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے، ان کے مدرسوں میں غلط باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کے مدرسوں میں نفرت سکھائی جاتی ہے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تھوڑے سے صحیح لیکن وہ کچھ صحیح بات بھی کرتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کی کلپ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کو تو باہر نکالو، بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں اللہ کو۔ سعودی عرب والے سمجھیں ہم نے بند کیا ہوا ہے، امارات والے سمجھیں ہم نے بند کیا ہوا ہے، ترکی والے سمجھیں اللہ میاں ہمارے پاس ہیں، اور اگر ہندوستان کہتے کہ اللہ میاں یہاں ہے، تمہارے یہاں کہاں سے آ گیا؟ کافروں کے پاس اللہ میاں کہاں؟ یہ ہے جھگڑا، نبی ہمارے ٹھیک ہے تو تمہارے۔ نقصان کیا ہوا اس سے؟ یہ جو آپ کہتے ہو اللہ ہمارا، نبی ہمارا، قرآن ہمارا، اس کے نتائج کیا؟ اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اچھا نبی تمہارا ہے تو جیسے تم ویسے تمہارا نبی۔ وہ تو دور سے بیٹھے دیکھ رہے، وہ یہ بات آپ کی کیوں مانے؟ آپ لاکھ چلاتے رہیے بڑا اعلیٰ تھا ہمارا نبی، تم تو اعلیٰ نہیں ہو۔ اگر نبی تمہارا اعلیٰ تھا تو تم اعلیٰ کیوں نہیں بنے؟ اب تک 1400
बरस में तुम अच्छी कौम क्यों नहीं बने? जब तुम्हारा अल्लाह भी अच्छा, तुम्हारा नबी भी अच्छा, तुम्हारी किताब भी अच्छी, तुम इतने बुरे क्यों? चोर बाजारी तुम करो, स्मगलिंग तुम करो, मुल्कों में जाके दहशतगर्दी तुम करो, अपने फिरकों में तुम एक दूसरे को कत्ल करो और तुम्हें अच्छा कहा जाए, तारीफें की जाए मुसलमानों की। क्यों? इसलिए जी, आपने ये क्लिप देखा और इसमें ये साहब जो बात कर रहे थे, जो मौलाना साहब, वो बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे और बहुत कम लोग ऐसे हैं और ऐसे थे जो कि इस तरह की बात कर सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह के उन्होंने जो समझाने की कोशिश की, मुसलमानों को वो समझने की और मुसलमानों को ये सब कुछ फॉलो करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि इनकी एक एक बात जो उन्होंने कही एकदम ठीक थी और मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। और जब तक आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो अपने आप को पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का ठेकेदार ना ही बने तो अच्छा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से मजहबी जमातों का होल्ड है, जिस तरह से ये सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स और मुल्ला माफिया का होल्ड है, उससे निकलने में इनको शायद कई 100 नहीं तो कई हजार साल नहीं तो कई 100 साल तो लग ही जाएंगे। तो जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता, यही है कि मेरे जैसे लोग और जो हमारी जैसे बातें करते हैं लोग, वो सामने आते रहेंगे और ये बात करते रहेंगे कि इस्लाम में आपको जो है वो दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाना होगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो शायद किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आप इस क्लिप को देखें, स्पेशली मुसलमान इस क्लिप को देखें जो अभी मैंने प्ले किया था, और समझने की कोशिश करें और अपने आप को सही करने की कोशिश करें। और वो भी स्पेशली पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तानी हमारी वीडियोस नहीं देखते, लेकिन कमेंट या तो करते नहीं हैं या फिर ऐसे कमेंट्स करते हैं जो इस काबिल नहीं होते कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि उसको ठीक करने को तो तैयार है नहीं। हर बात सुनते ही इनको बहुत बुरा लग जाता है, ऐसा कैसे कह दिया, हम तो बहुत जी, हम तो नंबर 1 है, हमारे पास तो एटम बम है। तो अब होना ये है कि वो जैसे भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े। तो बिल्कुल आज हम घास खा रहे हैं और एटम बम हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। तो बस आप लोग भी फिर चिल मारें और घास खाएं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।